Hello, CSEET champs. How are you all? I hope that you all are doing great and you are preparing for your June or your October attempt, जिसमें भी आप बैठने वाले हो. So I am CS Jaspreet Dhanjal, your faculty for Business Environment and Business Management. तो दो सब्जेक्ट्स बट शेयर्ड सब्जेक्ट्स और साथ साथ में हम पढ़ेंगे सी एस ई टी जो कि सी एस का एंट्रेंस टेस्ट है उसके बारे में. एकदम एक नया दौर आ चुका है सब्जेक्टिव पेपर का. तो ये सारी बातें करेंगे और पढ़ेंगे भी. बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. इफ यू डोंट नो मी अर्लियर, I am CS Jaspreet Dhanjal. I am a company secretary, a CA finalist. I have been teaching CS students for past 5 years at all levels, CSET, CS Executive and CS Professional. और CSET तो मैंने recently तक मैं पढ़ाती रही हूँ जब तक वो MCQ वाला दौर चल रहा था. तो अब जो है वो दौर बदल गया है. MCQ से हम आ गए हैं सब्जेक्टिव में. कुछ पॉइंटर्स हम डिस्कस करेंगे और फिर पढ़ाई को शुरू करेंगे. तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने बच्चों को हमेशा एक चीज़ बोली है, इट नेवर मैटर्स वेदर इट्स MCQ वेदर इट्स सब्जेक्टिव, बिकॉज यू आर एंटरिंग अ प्रोफेशनल कोर्स. आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए. दैट इज़ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. जिस बच्चे की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वीक रह गई ना, फिर वो बहुत स्ट्रगल करता है एट एक्जी लेवल. ठीक है. बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता था, MCQ होते थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, ABCD टिक करके आ गए. आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, 15 दिन में पढ़ के पास हो गए. बट इट नेवर हेल्प्स यू. द सेम गोज हेयर. अगर आप एक ऐसे माइंडसेट से आ रहे हो कि बस 15 दिन में पढ़ लिया और पास हो गए, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. मे बी आप आज क्लियर कर जाओगे बट एग्जी में फंस जाओगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं CSET में. एक बेस बन जाएगा, आंसर लिख के आओगे, सेंटर बेस्ड पेपर होगा. तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया कर दिया ICSI ने. आई रियली लाइक दिस बिकॉज इससे ना आप एक सही तरीके से एक प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे और सही तरीके से तैयारी करना सीखोगे. तो आज हम करेंगे स्टार्ट विद द बिजनेस एनवायरनमेंट. अच्छा, मेरा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो OMR बेस्ड है, राइट. तो उसमें मैं आपको टिप्स दूंगी कि MCQ को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. तो क्लास शुरू होने से पहले ये मन में सोचना है कि हमें एक एक छोटी छोटी बात को समझना है, तभी हम आंसर लिख पाएंगे. ठीक है. रट्टू तोता नहीं बनना, प्रोफेशनल एग्जाम है, स्मार्ट बनना है. टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट कॉन्स्टिट्यूट्स 50 मार्क्स. तो पहला पोर्शन 50 मार्क्स का है, ये दूसरा 50 मार्क्स का है. सो आई विल बी टेकिंग योर बिजनेस एनवायरनमेंट 50 मार्क्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप मेरे नोट्स देखो, ये मेरे नोट्स हैं, राइट. मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि बच्चे प्रोफेशनल लेवल तक पहुंच जाते हैं बट बेचारों को शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं आते. तो अगर आप CSET लेवल पर, बिकॉज टाइम भी आपके पास कम रहेगा, सिर्फ नोट्स को रेफर कर लोगे, ये बने इस तरीके से हैं कि ऑलरेडी शॉर्ट है, इसे और शॉर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पॉइंटर्स में है, ईजी वर्डिंग्स में, ईजी वर्डिंग्स बट विद कीवर्ड्स, तो आपको लिखने में आसानी होगी. तो आप यहीं से लर्न करके आंसर बना भी सकते हो, आंसर लिख भी सकते हो. और मेरा एक मतलब क्वालिटी कह लो या पढ़ाने का तरीका कह लो, दैट आई विल गाइड यू साइड बाय साइड के बेटा ये कीवर्ड्स हैं, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आंसर लिखना है. ठीक है. आप आज से ही आदत डालो कि हमें कीवर्ड साथ साथ में देखने हैं और हाईलाइट करने हैं. एज यू सी, ये देखो, वैसे मैंने कीवर्ड्स बोल्ड भी करे हैं, बट स्टिल मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ. बहुत सारे बच्चे आके कहते हैं कि मैम हम अपनी लैंग्वेज में लिख दें. आप सोचो, कल को जाके आप ड्राफ्टिंग करोगे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, उसमें लीगल लैंग्वेज भी तो डालोगे. तो लीगल लैंग्वेज कब सीखोगे? तो CSET लेवल से ही सीखो, आज से ही सीखो, एंड देन ओनली यू विल सक्सीड, राइट. तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट का, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो. ठीक है. तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? सिंपल भाषा में बोले तो पुराने ज़माने में लोग कहते थे ना, यार इसने अपना बिजनेस डाल लिया. पंजाबी में लोग कहते हैं यार उन्होंने अपनी दुकान पाली, है ना. सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ठीक है. या अपना काम शुरू कर लिया. ठीक है. हिंदी में बोले तो अपना काम जो है उसने शुरू कर लिया. अपना काम, अपना बिजनेस, वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज दैट कॉल्ड? अपना काम या अपना बिजनेस जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है? वो होता है
एंटरप्रेन्योरशिप, क्लासी वे में बोले तो एंटरप्रेन्योरशिप है कि नहीं, सिंपल भाषा में बोले तो जो मैंने आपको बोला कि अपना काम शुरू करना, राइट, अपना काम शुरू करना। दो चीजें होती हैं, आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से भी सुना होगा, ठीक है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह से भी सुना होगा। एक होती है नौकरी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। अब जॉब वर्ड नहीं यूज करना, एम्प्लॉयमेंट वर्ड ही यूज करना है। सो वाइल आई एम making you read everything, please pay attention to how I speak, please pay attention to how I write, what I write. आपने अपने आप को आज से ही पॉलिश करना है। बाद में बच्चे पता है छोटी छोटी बात पे स्ट्रगल करते हैं, मैम हमें इंग्लिश नहीं समझ आती या इंग्लिश में दिक्कत है। सब सीख जाओगे, सब सीख जाओगे, लैंग्वेज है सीख जाओगे, वर्ड्स है लीगल सीख जाओगे, लेकिन बिल्कुल सुनना पड़ेगा हाउ आई से, व्हाट आई से, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। तो दो बातें आपने अपने घर पे सुनी होंगी, एक होता है कि फलाने फलाने बंदे ने अपना काम शुरू कर लिया, ठीक है, एक होता है कोई नौकरी करता है। तो नौकरी क्या होता है, नौकरी होती है एम्प्लॉयमेंट, सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं जॉब, राइट। अब से नहीं बोलना जॉब, अब बोलना है एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है दैट देयर इज अ बॉस, देयर इज अ एम्प्लॉई एंड दे हायर ऑल द पीपल। अगर आपके घर से या आप एम्प्लॉयमेंट में जाते हो तो आप एक ऐसी जगह जाने लगते हो जहाँ पे आपको फिक्स्ड सैलरी मिलती है, राइट, वॉट एवर हैपन्स टू द कंपनी, आपका जो फिक्स्ड आपको इनकम मिलना है वो आपको मिलना ही मिलना है, तो वो फिक्स सैलरी के तौर पे आपको मिलेगा, ठीक है। आपको एक फिक्स टाइम मिल जाएगा, ठीक है, सुबह इतने बजे आना है, शाम को इतने बजे चले जाना है। आपको फिक्स्ड हॉलीडेज रहेंगी, ठीक है, मे बी सेकेंड फोर्थ सैटरडे ऑफ है एंड देन संडे ऑफ एंड ऑल दैट, राइट। और रिस्क लेवल आपके लिए कम रहेगा, ठीक है, रिस्क लेवल बहुत ही कम रहेगा, लेस रहेगा, डिक्रीज रहेगा, क्योंकि आपकी सरदर्दी नहीं है। कंपनी बंद हो जाएगी, फर्म बंद हो जाएगी, तो आप किसी नई जगह पे चले जाओगे। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। एम्प्लॉयमेंट को काफी हद तक अच्छा माना जाता है बिकॉज ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देती है विच इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। बहुत सारे लोग जो एक बार एम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं, दे लाइक एम्प्लॉयमेंट, व्हाई, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट आपको एक फिक्स्ड इनकम देता है, ठीक है। तो पुराने जमाने में लोग एम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छा मानते थे, अब भी मानते हैं। आपको एक फिक्स्ड इनकम आती है कि भाई इतने पैसे मेरे अकाउंट में आ जाने हैं। लोगों के लोन्स होते हैं, लोगों के खर्चे होते हैं, बच्चों को पालना होता है, सो दे आर वेरी लाइक बर्डन फ्री। मतलब ऑफकोर्स काम का बर्डन तो हो गई, बट पैसे का कोई बर्डन नहीं है, पैसा हमें फिक्स्ड इतना मिल जाएगा। लेकिन फिर दूसरी तरफ आते हैं वो लोग जो अपना काम करते हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं, जो अपनी दुकान डाल लेते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में आपको समझा रही हूं। तो ये होते हैं entrepreneurs, राइट। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज entrepreneurs, बट हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं या एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, लेकिन दिस इज द करेक्ट वे हाउ वी से इट, राइट, entrepreneurs। सो जो entrepreneurs होते हैं ये क्या होते हैं, ये बिजनेसमैन ही होते हैं, ये बिजनेस वुमेन ही होते हैं, लैंग्वेज का फर्क है। तो वो लोग जो अपना काम करते हैं, जो अपनी दुकान डाल लेते हैं, जो अपना बिजनेस खोलते हैं, वो सारे होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, राइट। और इसमें अब ये क्यों इतना अच्छा नहीं माना जाता एज कंपेयर टू एम्प्लॉयमेंट, ये तब तक ही अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ पे एक बात बोलूंगी, जब तक आप खुद का काम शुरू नहीं करते। एक बारी आप अपना काम शुरू कर दो और एक पैशन, एक शिद्दत डाल लो, यू विल ऑलवेज फील कि दिस इज बेटर दैन एम्प्लॉयमेंट। अब एंटरप्रेन्योरशिप को क्यों इतना अच्छा नहीं माना जाता था, चलो थोड़ी इस पे बात करते हैं। देखो, अपनी इन्वेस्टमेंट लगती है, ठीक है, दुकान भी डालोगे, रेंट पे लोगे या लोन लेके लोगे, जो भी करोगे पैसा लगता है, अपनी जेब से जाता है। उसके बाद नो फिक्स्ड सैलरी, कोई फिक्स सैलरी नहीं। सबसे पहले अपने काम में अपनी जेब से पैसा निकाल के डालना पड़ता है, राइट। अपनी जो भी सेविंग्स हैं वो निकालनी पड़ती है, लोन लेना पड़ता है। तो पहले तो खर्चा ही हो जाता है, जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट इज लाइक आप गए, आपने अपनी डिग्री दिखाई और आपको नौकरी मिल गई। एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा नहीं है, और वहां पे सिक्योरिटी, यहाँ पे वो भी नहीं है, ठीक है, नो फिक्स सैलरी, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट खुद की लगती है, नो फिक्स सैलरी और नो गारंटी और सिक्योरिटी। कोई ऐसा नहीं है काम चल ही जाएगा, हो सकता है ना भी चले, राइट। नो फिक्स्ड टाइम, नो फिक्स्ड हॉलीडे, ऐसा कुछ नहीं है। एंड लॉट्स ऑफ रिस्क,
लॉट्स ऑफ रिस्क, रिस्क भर भर के है। ये स्क्रिबलिंग है, ठीक है, ये मैं स्क्रिबलिंग कर रही हूँ आपके लिए, नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन अगर मेरे साथ बैठ के आपको स्क्रिबल करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नोट्स में सब कुछ आ जाएगा। ये खाली मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और कहीं लगेगा कि चार्ट बनाना है तो वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगी, अदरवाइज नोट्स में सब कुछ है, डिफरेंसेस, चार्ट्स मैंने सब उसमें प्रॉपरली दे रखा है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो आप ये देखोगे कि एंटरप्रेन्योरशिप में सारी सिरदर्दी की चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल सिरदर्दी की चीजें हैं, क्योंकि अगर आप एक बार एंटरप्रेन्योर बन गए तो आपका एक पक्का माइंडसेट होना चाहिए, जो लोग एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, कि इट कुड बी अ फास्ट और अ फीस्ट। मतलब मैम, मतलब कि ये कि हो सकता है फास्ट, फास्ट क्या होता है, व्रत, हो सकता है कि कुछ भी ना कमाओ, या कोई ऐसा टाइम आए जब ऐसे भूखे बैठो, और कोई ऐसा टाइम आए जब तुम पार्टियां करो, parties host karo. Feast means when you have a lot of things to eat, when you have a variety of things to eat, and fast means when you do not have anything to eat. तो ये basic एक mindset है। Employment, नौकरी जिसमें सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, सब मजे की चीजें हैं। ऑन द अदर हैंड एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, कोई फिक्स सैलरी नहीं, मतलब इनिशियली कुछ साल इंसान के ऐसे होते हैं कि आप अपना पूरा सब कुछ खर्च कर देते हो, ठीक है, और खुद को भी खर्च कर देते हो, ठीक है, और चल गया तो चल गया, हो सकता है ना भी चले, और हर दिन नई प्रॉब्लम्स, हर दिन नए इनोवेशंस चाहिए, हर दिन नए कंपेटिटर्स चाहिए। तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं, लेकिन हम ये पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर बनना है तो कैसे बनना है, बिकॉज रियलिटी ये है कि जो लोग नौकरियां करते हैं उन्हें नौकरियां बहुत अच्छी लगती हैं, बट जो लोग अपना काम शुरू कर लेते हैं और पैशन से करते हैं और डिसिप्लिन से करते हैं और स्पेसिफिकली अपना पैशन फॉलो करते हैं, वो आपको हमेशा कहेंगे कि अपना काम बेस्ट होता है, एंटरप्रेन्योर बनो। तो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं, ताकि चैप्टर के एंड तक आप सीख जाओ कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बने हो या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बने हो, राइट। तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि भाई अपने काम को ये कहते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, बट हाँ एक चीज़ मैं दोबारा बोलूँगी, ये जो स्क्रिबलिंग मैं करवा रही हूँ वो सिंपल वर्ड्स सिर्फ आपको समझाने के लिए है। माइंड माई वर्ड्स, वहाँ जाके आपने मतलब जब लिखना है ना, यू शुड राइट सो क्रिस्पली, यू शुड राइट सो लीगली कह लो या कीवर्ड्स कह लो, कि आपका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए ना, आपकी जो वर्डिंग्स होनी चाहिए, पता चलना चाहिए ये बच्चा एग्जी में जाने के लायक है। इट्स नॉट गोइंग टू बी एमसीक्यू, इट्स गोइंग टू बी सब्जेक्टिव पेपर। तो लैंग्वेज पे होल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। लेट्स स्टार्ट विद इट। सो व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप? इट्स अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस। सबसे पहले तो दुकान डाल लो, ठीक है, स्टार्टिंग, ठीक है, खोल लिया, दुकान खोल ली, एंटरप्रेन्योरशिप, और उसे फिर मैनेज करना। क्यों? किसी भी बिजनेस का एम होता है प्रॉफिट एंड क्रिएटिंग वेल्थ। अभी आप इस लेवल पे हो कि आपने ये चीजें शायद बिजनेस स्टडीज में पढ़ी होंगी, 12th में अगर आप पढ़ के आए हो। एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उसका मतलब होता है किसी भी बिजनेस को नंबर 1 शुरू करना और उसे मैनेज करना। किस चीज के लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए और वेल्थ क्रिएट करने। ऑब्वियसली हमने भंडारा तो लगाना नहीं है, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी जो टाइप ऑफ बिजनेस होता है, कोई भी जो टाइप ऑफ बिजनेस ही मैं कहूंगी, हर एक बिजनेस का जो अल्टीमेट मोटिव होता है वो हमेशा प्रॉफिट होता है, हमेशा प्रॉफिट होता है, until and unless you are opening a NGO or it's a Section 8 कंपनी which is not for profit, वो सारे एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक दुकान खोल लेते हैं, एक बिजनेस डाल लेते हैं, ठीक है, उसे स्टार्ट करते हैं, फिर उसे मैनेज करते हैं, और उसका गोल क्या होता है? प्रॉफिट कमाना और वेल्थ क्रिएट करना, यानी कि पैसा ही पैसा है कि नहीं। तो इट इज लाइक दैट। तो हर बिजनेस को खोलने के पीछे सिंपल भाषा में, आपकी लैंग्वेज में भी अगर आप देखो या आपके आसपास भी देखो, द पीपल हु रन देयर बिजनेस, व्हाई आर दे रनिंग इट? दे आर रनिंग इट फॉर प्रॉफिट, दे आर रनिंग इट टू क्रिएट वेल्थ। कोई एक आप ये देखो, दुकान पे आप एक कपड़ा भी लेने जाते हो, वो भी अपना प्रॉफिट मार्जिन डाल के आपको बेचता है,
राइट? समटाइम्स यू बार्गेन एंड दे से नो नो हमें नहीं फिर पड़ेगा, इतना का इतने का तो हमें ही नहीं मिला. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दे आर नॉट सिटिंग कि वो आपको कॉस्ट पे ही दे दें, तो फायदा क्या है? ठीक है, अगर आपको कॉस्ट पे ही दे देंगे तो उन्हें क्या बचेगा? और बचाना क्यों जरूरी है मैम? प्रॉफिट क्यों जरूरी है? वेल्थ क्यों जरूरी है? जो जगह पे बैठे हो बिजनेस खोल के, उसका रेंट कौन देगा? ठीक है, लोन लेके बैठे हो तो लोन कौन देगा? बिजली का बिल कौन देगा? ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड दीज वर्डिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, कि जब आप बड़ी बड़ी दुकानों में चले जाते हो ना, जब आप बड़े बड़े शोरूम्स में चले जाते हो, वो चीज़ जो शायद एक आम दुकान पे 100 रुपए की मिलेगी, वहाँ 1000 रुपए की मिलती है. एंड यू मस्ट हैव हर्ड देम सेइंग कि एसी के पैसे हमसे ही लेने हैं इन्होंने, है ना? आप इतनी बड़ी दुकान में आओगे तो ऐसा ही तो होगा. व्हेन यू गो टू बिगर मॉल्स दे चार्ज यू मोर. व्हाई? बिकॉज द प्लेस एट विच दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर बिजनेस, देयर यू नो वट एवर यू कॉल इट. ठीक है, ठीक है, चाहे वो छोटी सी दुकान है, चाहे उन्होंने बाहर ही स्टॉल टाइप लगाया है, उसका रेंट पड़ता है, वो उन्होंने आपसे ही निकालना है. तो बिजनेस चलाने का अल्टीमेट मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना और वेल्थ को क्रिएट करना. ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं? नंबर 1, रिस्क टेकिंग. बिल्कुल रेडी रहो कि चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता. ऑलवेज. इट्स नॉट लाइक एम्प्लॉयमेंट. ये किसी की नौकरी नहीं है कि चलेगी नहीं चलेगी कंपनी तो हम तो निकल के कहीं और चले जाएंगे. ठीक है, हमें तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा. इट इज नॉट लाइक दैट. आपने जब इतनी सारी इन्वेस्टमेंट डाल दी, यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क. इट कैन वर्क, इट कैन नॉट वर्क, किसी भी तरफ जा सकता है. लीडरशिप क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है. इफ यू आर नॉट अ गुड लीडर यू कैन नॉट रन अ बिजनेस. बिजनेस में आपको लीडर बनना बहुत जरूरी है. ठीक है, लीडर कौन होता है? लीडर की क्या क्वालिटीज होती हैं? थोड़ा सोचो. लीडर एक ऐसा इंसान होता है जो आपका बॉस नहीं बनता. एक ऐसा इंसान जो आपको इनकरेज करता है, जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको कहता है कि आगे बढ़ो. ठीक है, वो लीडरशिप ट्रेट्स होने चाहिए आप में. आप जब अपना बिजनेस खोलते हो, अगर आप बहुत ही डोमिनेटिंग हो, बहुत ही लड़ाके टाइप के हो, लड़ाके मीन्स द पर्सन हु फाइट्स अ लॉट, सब भाग जाएंगे आपको छोड़ के. ठीक है, नो बडी इज परमानेंट. कोई बात नहीं, तुम्हारे नहीं तुम्हारे कंपेटिटर के पास चले जाएंगे. सो लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू होल्ड पीपल, हाउ यू पुट एथिक्स एंड मॉरल्स इन देम, हाउ यू एनकरेज देम, हाउ यू मोटिवेट देम. क्योंकि दुनिया में एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो बिल्कुल बदल चुका है. नाउ पीपल नीड लीडर्स, दे डोंट नीड बॉसेस, दे डोंट नीड मैनेजर्स. ओके, मैनेजमेंट देखो खुद ही मैनेज करना है. पहले तो देखो तुम्हें खुद ही मैनेज करना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं होता कि तुम गए और बहुत बड़ी बोर्ड बना लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना लिए, या बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया, या हर एक कोई एक पहली जो शुरुआत करता है वो खुद से करता है. और इवन जो बड़ी बड़ी दुकानें चलाते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, फॉर दैट मैटर, आई एम रेफरिंग दुकान ताकि आपको थोड़ा समझ आ सके. जो बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं वो भी हर दिन चीज़ों को मैनेज करते हैं. नहीं करोगे तो फ्रॉड हो जाएगा, नहीं करोगे तो आई वुड से कि गड़बड़ियां होनी शुरू हो जाएंगी. क्योंकि जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनके लिए वो बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. उनके लिए तो एक काम है, ठीक है, तो आप निकाल दोगे तो कहीं और चले जाएंगे. लेकिन आपके लिए वो आपका फ्यूचर है, वो आपकी आइडेंटिटी है, वहाँ आपसे आपका लाइवलीहुड आता है. तो उसे मैनेज करना. और इनोवेशन में सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम नोकिया का लेते हैं. नोकिया जब स्मार्टफोन्स आने वाले थे, नोकिया रिफ्यूज्ड. और आपको पता है फिर क्या हुआ? नोकिया गॉट फ्लॉप्ड. आप ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं बटनों वाले फोन चलते हैं तो वही चलेंगे. दुनिया बदल गई. ठीक है, आज लोग एआई तक पहुंच गए. तो अगर हम खुद को रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा. ठीक है, दुकान शटर बंद हो जाएगा. अगर आप कहोगे कि नहीं मैं तो वही सन संताली वाले या बहुत ही पुराने स्टाइल के ही कपड़े रखूंगा, मैं तो बदलूंगा ही नहीं डिजाइन, मैं तो खैर फैशन इज समथिंग दैट इवॉल्व्स. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो एनीथिंग, if you're not replacing, if you're not innovating, you will be a loser. तो एंटरप्रेन्योरशिप में ये 4 बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. जहां हम कहते हैं कौन सी चीज़ें हमने देखी. सबसे पहली चीज़ थी रिस्क टेकिंग. ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहली चीज़ थी रिस्क टेकिंग. एक ऐसा इंसान जिसका दिल छोटा ना हो, जो रेडी हो कि चला नहीं चला तो भी कोई बात नहीं, विल डू समथिंग, राइट. रिस्क टेकिंग. नंबर 2, लीडरशिप क्वालिटीज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज अदरवाइज यू कैन नॉट रन अ बिजनेस. बिजनेस में आप सब कुछ नहीं कर सकते. आप ये मत सोचो मैं सब कुछ कर लूंगा. आपको हर चीज़ के लिए लोग रखने पड़ेंगे और आप उनसे लड़ भिड़ के भी नहीं रह सकते. तो लीडरशिप स्किल्स
होनी चाहिए, एक ऐसा पर्सन जो अपने साथ वालों को मोटिवेट करे, ठीक है, जो उन्हें एनकरेज करे कि यस यू कैन डू इट. अ लीडर ऑलवेज सेज यस यू कैन डू इट. एक लीडर कभी डिमोटिवेट नहीं करता, एक लीडर कभी डोमिनेट नहीं करता. वो ये नहीं कहता कि भाई तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, क्यों मुंह उठा के आ गए हो. नहीं, he or she they help you grow, they help you move forward. वही तो होती है लीडरशिप, है ना. उसके बाद मैनेजमेंट. देखो मैनेजमेंट तो खुद ही करनी पड़ती है. अगर आप वाकई चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो हो तो आप, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखे हैं तो उन्हें बोलो तुम हट जाओ मैं मैनेज करता हूँ, नहीं. बट मैनेजमेंट का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, ठीक है. तो मैनेजमेंट, क्योंकि डे वन से नहीं चीजें होती, आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है. हो सकता है डे वन पे आप 100 टास्क खुद ही कर रहे हो, फिर आपने कुछ सालों बाद 50 टास्क रहने दिए, फिर कुछ सालों बाद सिर्फ इंपॉर्टेंट खुद के पास रखे और बाकी आउटसोर्स कर दिए. बट मैनेजमेंट की वो तो होनी चाहिए. मतलब ऐसे नहीं है कि नहीं 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 मैं तो इतना रिस्क नहीं ले सकता, मैं तो इतनी सिरदर्दी नहीं ले सकता. देन यू हैव टू गो विद द एम्प्लॉयमेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनोवेशन. इनोवेशन नहीं करोगे तो ऑब्सलीट हो जाओगे, ओल्ड हो जाओगे, ऑब्सलीट हो जाओगे, आउटडेटेड हो जाओगे, जैसे नोकिया हो गया, राइट. उस दिन अगर उन्होंने सही कदम लिया होता तो आज ये नहीं होता. तो दिस इज द मेन पॉइंट्स. ये एक एंटरप्रेन्योरशिप में होना ही चाहिए. दिस इज मच मच नीडेड, ठीक है. अब इसके कुछ ओरिजिन की बात करते हैं, क्योंकि CSET लेवल पे ऐसे सवाल भी आ जाते हैं. तो ये फ्रेंच वर्ड से आता है, एंट्रप्रेन्योर से, ठीक है. ये एक फ्रेंच वर्ड से आता है, इसका मतलब होता है टू अंडरटेक, टू अंडरटेक समथिंग. तो मिडिल एजेस में क्या होता था, इट रेफर टू पीपल मैनेजिंग लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क्स. जैसे पहले पुराने ज़माने में लोग जैसे कैसल्स बनाते थे या कैथेड्रल्स बनाते थे, तो उन्हें कहा जाता था एंट्रप्रेन्योर या एंट्रप्रेन्योर, राइट. तो उसका वहाँ से ओरिजिन हुआ है. इसका एक्चुअल मतलब है फ्रेंच वर्ड. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कई बार सवाल आ जाते हैं इस पर. फ्रेंच वर्ड है एंट्रप्रेन्योर एंड इट मीन्स टू अंडरटेक. एंट्रप्रेन्योर इट मीन्स टू अंडरटेक. और पुराने ज़माने में या मिडिल एजेस में जो लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते थे ना, उनके लिए इसे रेफर किया जाता था. और वहीं पे डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू लर्न देम. जहां मैं ये वर्ड लिखूं लर्न, आपने उन्हें लर्न करना है. ऑफकोर्स रट्टा नहीं मारना, बट यू हैव टू लर्न इट ऑन पॉइंट्स. लेट्स डू इट. अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबस्टर ने ये डेफिनेशन दी है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु organizes, manages, assumes the risk of the business or enterprise. Organizes, manages and assumes the risk of a business enterprise. OMA, can we say OMA? तो आपने इसे कैसे लर्न करना है, आपने इसे कैसे लर्न करना है. What is the definition of an entrepreneur? What is the definition of an entrepreneur? He is a person. Entrepreneur is a person who organizes, who manages and assumes the risk of business, right, or enterprise. So he is such a kind of person. ना ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप की जब मैंने बात की तो इनके बारे में अलग अलग बातें बोली जाती, जैसे दे आर हाईली टैलेंटेड इनोवेटर्स. यस, इट कैन बी एनीबडी. चलो सबसे इजी एग्जांपल देती हूँ यूट्यूबर्स का. आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, ये जो यूट्यूबर्स हैं ये कितने बड़े कारीगर हैं आई वुड से, और ये कितने बड़े इनोवेटर्स हैं, राइट. इन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप कई यूट्यूबर्स ने तो अलग ही लेवल पे ले गए. वो इनोवेशन कैसे डालते हैं, वो देखो टाइटल कैसे बना देते हैं, कैसे कैसे आइडियाज़ लेके आते हैं, पता नहीं कैसे कैसे वीडियोस लेके आते हैं. तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इनोवेशंस, इनके पास हमेशा न्यू आइडियाज़ रहते हैं. बिकॉज you know economy is changing dynamically, there's a dynamic change everywhere. तो इनके पास हमेशा न्यू आइडियाज़ होने ही चाहिए, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं. वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट. मतलब हम बिलीव भी नहीं कर सकते हैं, कुछ दिनों पहले कुछ और चीज़ होती है, कुछ दिनों बाद कुछ और चीज़ हो जाती है. तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बदल रही हैं. अदर्स कंसिडर एनी वन हु स्टार्ट्स देयर ओन बिजनेस एज एन एंटरप्रेन्योर. ये एक लेमैन लैंग्वेज है. लेमैन वर्ड क्या होता है, कॉमन मैन लैंग्वेज. इट्स अ कॉमन मैन. अच्छा मैंने बोला नहीं पंजाबी में, मैंने क्या बोला था शुरुआत में पंजाबी में कि अपनी दुकान पाली,
है ना. So somebody who opens their shops is or shops or businesses, वो they entrepreneurs. And economists, the very and the most important observation that the economists view entrepreneurs as people who take risks, introduce innovations and create new goods or services. And this is the most important point. Why? आपने देखा होगा in our country, our Prime Minister Mr. Modi, he always conducts these events, these summits for YouTubers and vloggers and you know all those people. क्यों? क्या ज़रूरत है इन्फ्लुएंसर्स? क्या ज़रूरत है? हम तो कहते हैं पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लेकिन इन्फ्लुएंसर ऐसे नहीं है कि भाई उनको वो पढ़े लिखे नहीं है. डॉक्टर्स आर इन्फ्लुएंसर्स, CAs, CS, CMAs are influencers, people who are skilled are influencers, you know. तो हम ये नहीं कह सकते कि वो उनको कुछ आता नहीं है, बट दे आर द वंस हु आर रनिंग देयर ओन बिजनेसेस, दे आर द एंटरप्रेन्योर्स. और इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी को एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्यों मैम, क्यों ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए है कि जॉब्स लिमिटेड है. ठीक है, यू कैन नॉट से कि पूरी आबादी को नौकरियां मिल रही हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो वहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है. इफ़ आई एम एन एंटरप्रेन्योर, I will work and if I will grow, I will take more people with me to grow. ठीक है, मैं अपनी टीम सेटअप करूंगी, उन सबको नौकरियां दी मैंने अपना काम और बढ़ा लिया, मैं और लोगों को हायर कर लूंगी, मैंने उन सबको नौकरी दे दी. सो आई एम जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, आई एम जनरेटिंग रेवेन्यू, आई एम ऑल्सो जनरेटिंग न्यू आइडियाज, इनोवेशंस, बिकॉज आई एम टेकिंग रिस्क. और इससे अल्टीमेटली फायदा किसको हो रहा है? इकोनॉमी को. तो ये पॉइंट बहुत जरूरी. हमारे कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप को, अपने काम को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज में जॉब्स का जो नंबर होता है वो हमेशा लिमिटेड ही होता है, राइट. बिकॉज गवर्नमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. तो जब प्राइवेट सेक्टर आगे आता है, या ये लोग जो 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 बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, दे टेक इट फर्दर एंड इट्स वेरी वेरी गुड. सो इकोनॉमिस्ट के लिए एंटरप्रेन्योर वो होता है जो रिस्क लेता है, मतलब जो मर्जी हो जाए हम तो अपना पैसा रिस्क में डाल रहे हैं, राइट. इनोवेशंस लेके आता है, नई नई चीज़ें लेके आता है और नए गुड्स या नए सर्विसेज को क्रिएट करता है. ये कॉन्सेप्ट 1700s में आया था. एन इकोनॉमिस्ट रिचर्ड कैंटलिन described entrepreneurs as individuals who buy at a certain price, sell at an uncertain price and facing risk and uncertainty. अब वॉर लाइक सिचुएशंस हमने देखी हैं, ठीक है. यू वुड हैव सीन हाउ वॉर लाइक सिचुएशंस आर शोइंग अप. तो ये कोई इजी चीज़ नहीं होती, ठीक है. अब मैं आपको सिंपल बात बताती हूँ. सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि चलो किसी रेस्टोरेंट चलते हैं, या मेरा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है. मैंने देखा थोड़े दिन पहले उन्होंने स्टोरी डाल दी कि हमने तो सारे मेन्यू के प्राइजेस रिवाइज कर दिए. अब कोई इतनी ज़रूरत तो नहीं है कि भाई हमने वहीं जाके खाना है, ठीक है. बट नाउ दे आर फेसिंग प्रॉब्लम बिकॉज LPG, ड्यू टू वॉर, LPG की जो सप्लाई है वो उन्होंने सिर्फ डोमेस्टिक के लिए प्रायोरिटाइज अभी कर दी, उनके लिए कम कर दी. उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, लोग नहीं जाएंगे. वी वुड से कि ऑलरेडी यू आर एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, और भी ज़्यादा प्राइस हाइक हम क्यों दें, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो रिचर्ड कैंटल ने कहा था कि एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो खरीदते एक रेट पर है, बेचते किसी भी अनसर्टन रेट पर है. अनसर्टन में देखो प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, ठीक है, दोनों चीज़ें आ सकती हैं. और रिस्क और अनसर्टनिटी तो हमेशा ही बनी रहती है, ठीक है, हमेशा ही. बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है. जैसे मैंने आपको दोबारा शुरुआत में जो बात बोली, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि बस गए और फिक्स्ड चीज़ है कि बस फिक्स्ड हमें इनकम मिल जाएगी. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ समथिंग विच वी से कि इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, इसमें लॉस भी हो सकता है, रिस्क एंड अनसर्टनिटी भर भर के इन्वॉल्व होती है. दैट इज़ वाई पीपल डोंट जंप इन टू एंटरप्रेन्योरशिप दैट ईजिली, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी बाय इट्स ओन ऑल्सो, राइट. और ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट एनकरेजेस रिस्क टेकिंग, इट क्रिएट्स न्यू बिजनेसेस एंड इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो मैंने आपको शुरू में बोला, पूरी इकोनॉमी ग्रो होती है, पूरी इकोनॉमी आगे बढ़ती है जब एंटरप्रेन्योर्स आगे आते हैं, जब नए प्रोडक्ट्स आते हैं, जब नई इनोवेशंस आती हैं, जब लोग अपना काम आगे ले जाते हैं और लोगों को भी नौकरियां देते हैं. ऑटोमेटिकली पता है कौन सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है? इकोनॉमी.
ये लोग इकोनॉमी को आगे ले जाते हैं। ये लोग अब कई बार दे आर सो गुड एट देयर वर्क दैट दे गो एंड रिप्रेजेंट द कंट्री इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो ये चीज़ें होती हैं, ये खूबसूरती होती है एंटरप्रेन्योरशिप की। आई होप कि अभी तुम्हें आइडिया लग गया है ना। अब मत बोलना किसी को कि अपनी दुकान डाली, ऐसे बोलना एंटरप्रेन्योर है। ओके, कमेंट बिलो, ठीक है। अगर आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को जानते हो तो नीचे कमेंट करना। तो 4 एलिमेंट्स क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, वो देख लेते हैं। देयर आर 4 की एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, दिस इज इट। इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, विजन एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल। अब ये क्या है मैम? इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन नए नए आइडियाज लेके आना, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आना, इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है। इनोवेशन होता है न्यू आइडियाज, न्यू आइडियाज, ठीक है, न्यू आइडियाज। तो जो इनोवेशन होती है ना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड इज चेंजिंग, इट्स अ डायनामिक वर्ल्ड। तो यहाँ पे नए आइडियाज होने बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स नए आते हैं, इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वंस। जरूरी नहीं कि नई चीजें ही लेके आनी है, बट एग्जिस्टिंग को ही आगे बढ़ाना, जैसे इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू मोबाइल ऐप और टेक्नोलॉजी। मतलब दुनिया इतनी बदल चुकी है। पहले जब हम वी यूज टू go and we used to be going to schools at that point of time, एक अंदाजा होता था, या लेट हो जाना तो फोन कर देते पेरेंट्स ऑटो वाले को, बस वाले को, कि भाई कहाँ रह गए। बट नाउ मोस्ट स्कूल्स हैव देयर ट्रांसपोर्टेशन एप्स, तो आप फोन खोलो आपको उसमें पता चल जाता है। मोस्ट स्कूल्स हैव देयर होमवर्क एप्स, वी कुड अंडरस्टैंड। ये थोड़ा शायद आपकी रिलेटेबिलिटी के बाहर हो, बट वी कुड अंडरस्टैंड। तो ये नई नए मोबाइल ऐप्स है, ठीक है, जहाँ पे वो होमवर्क डाल देते हैं, जहाँ पे वो ऑफकोर्स इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इनोवेशन। नंबर 2, रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का एलिमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा होता है कि अगर अनसर्टेनिटी हो जाए तो उसके लिए हम रेडी हैं। लॉस इन बिजनेस, आपने कई बार सुना होगा आपके पेरेंट्स से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से कि पता है उसका नुकसान हो गया, उसका बिजनेस डूब गया, ठीक है, वी यूज द वर्ड डूब गया, उसका बिजनेस डूब गया। उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि आपकी जो सेविंग्स हैं वो सारी की सारी डूब जाती हैं। आपने इन्वेस्ट किया, देखो बिजनेस जो है उसे सेटअप करना बहुत जरूरी है, अनटिल एंड अनलेस वो पूरा। इसलिए जब भी कोई नया बिजनेस खोलते हैं ये कोशिश करो कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा ना हो। बट जहां हम गुड्स बेचते हैं वहां तो इन्वेस्टमेंट होगा ही ना, बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे करोगे? जहाँ पे दुकान डालोगे या तो उसे रेंट पे लोगे या तो उसका लोन लेके लोगे, तो उतना तो करना ही पड़ेगा। अब बाई चांस वो चले ही ना, ठीक है, कोई आई ना आपके दुकान पे, तो पैसा सारा डूब गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मनी लगाई किसी भी न्यू स्टार्टअप पे, कई बारी मुझे लग रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। इसलिए आप जब आगे जाओगे, CSXZ में जाओगे, वहां आप देखोगे कि फंड रेजिंग भी शुरू हो गई, फंड्स बाहर से लोग कैसे फंड डाल सकते हैं, राइट। तो वो चीज़ हमेशा रहती है। अपने काम में, अपने बिजनेस में चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, राइट। विजन, विजन होना चाहिए। कोई भी दुकान डालता है तो ऐसे नहीं डालता हाँ यार आज मैंने 2 चिप्स के पैकेट बेचने हैं, ऐसा तो नहीं होता। कोई भी दुकान सोचेगा आज मैं यहाँ पे दुकान डाल रहा हूँ, कल मैं इसको और बड़ी कर लूंगा, फिर कल ना मैं बड़ी वाली मार्केट में चला जाऊंगा, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल्स, ओके। ऑन द अदर हैंड किसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कोई भी बिजनेस हो सकता है, उसने कोई डिस्पोजेबल स्पून्स का बिजनेस स्टार्ट किया। जब वो स्टार्ट करेगा ना तो वो ये सोचेगा आज मैं डिस्पोजेबल स्पून्स बनाता हूँ ना, कल मैं डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाऊंगा, परसों जितनी भी डिस्पोजेबल सारी बर्थडे वाली चीजें होती है ना वो हम सब बनाएंगे, फिर उसके साथ और चीजें बनाएंगे। मतलब देयर हैज टू बी अ विजन, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी रहना, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए रेडी रहना कि कल क्या करना है, 5 साल बाद क्या करना है, 5 ईयर्स का विजन होना, 10 ईयर्स का विजन होना, ठीक है, एक्सपेंशन का विजन होना। कोई भी जब अपना काम शुरू करता है वो ये नहीं, और अगर आप ऐसे हो ना कि बस आप सेटिस्फाइड हो कि 2 चिप्स के पैकेट बिक गए तो बस बहुत है, फिर आप ग्रो नहीं कर सकते, फिर दैट इज नॉट समथिंग दैट विल लीड टू गुड एंटरप्रेन्योरशिप। तो 5 साल का व्यू होना, 10 साल का व्यू होना कि हमें मार्केट के लीडर्स बनना है, हमें मार्केट के गुड कोलैबोरेटर्स बनना है। आप रिलायंस की कंपनी का खोल के देखो वेबसाइट, वहां आपको मिलेगा। They say that we want to be business leaders, we want to be business collaborators, that everyone should collaborate with us, or we want normal people to, that they should say that our company should be their first choice. हर कंपनी का विजन होता है, हर कंपनी का विजन होता है। टाटा कंपनी का अपना विजन है। हर एक कंपनी के अलग अलग विजन के साथ जो है एंटरप्रेन्योरशिप चलती है। जैसे ये देखो,
प्लानिंग टू एक्सपैंड अ स्मॉल शॉप इनटू अ बिग कंपनी, डाल दिया ना एग्जाम्पल। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है उसमें एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो 5 साल का बड़ा विजन लेके चलता है, वो 10 साल का बड़ा विजन लेके चलता है, वो अपने आप को श्रिंक नहीं करता। दे प्लान टू एक्सपैंड, दे प्लान टू ग्रो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्गेनाइजिंग स्किल। काम, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, पैसे को कैसे एलोकेट करना है, लेबर को कैसे एलोकेट करना है, और मटेरियल को कैसे एलोकेट करना है इफेक्टिवली। अगर चीज़ें वेस्ट हो रही हैं तो भी वो सही नहीं है। आपको चीज़ों को इफेक्टिवली यूज़ करना पड़ेगा, पैसा कैसे लगाया जाए, लेबर कैसे रखी जाए, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजिंग वर्कर्स, फाइनेंसेस, प्रोडक्शन इन अ बिजनेस, ये सब जब भी आप अपना बिजनेस खोलते हो, मतलब आई हैव सीन पीपल जिनसे एक छोटी सी दुकान भी खोल लेते हैं ना, उसमें एक वर्कर नहीं टिका पाते। मतलब दे आर सो, आई डोंट नो, दे डोंट पे वेल और दे मिसबिहेव, कोई नहीं उनके साथ काम करना चाहता, ठीक है, सब भाग जाते हैं। यू मस्ट बी नोइंग सम दिस काइंड ऑफ शॉपकीपर, राइट। ऑन द अदर हैंड ऐसे लोग होते हैं जो एक छोटी सी दुकान डालते हैं और कुछ सालों बाद आप देखते हो उनकी डबल स्टोरी शॉप्स है। पहले जहाँ 1 या 2 वर्कर काम करते थे, वहाँ 50-50 वर्कर्स हैं। कैसे? दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग स्किल। You cannot fight with everybody, you cannot underpay everybody, you cannot disrespect everybody। ये सारी जो क्वालिटीज़ है ना, जब आपने ये सोच लिया भाई मैंने अपना बिजनेस चलाना है, तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। वर्कर्स को मैनेज करना, पैसे को मैनेज करना, ठीक है। अब मैम आप बोलोगे मैम वर्कर्स को क्या मैनेज करना, क्यों नहीं मैनेज करना? बायसनेस नहीं होना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, सबको बराबर पे मिलना, जो ओवर टाइम करे उसे ज़्यादा मिलना, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें होती है ना, एक तो क्लैरिटी, इन सारी चीज़ों की बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि पैसा आपने कैसे लगाना है, लेबर आपने कैसे लगानी है, मटेरियल्स कैसे इफेक्टिवली यूज़ करने हैं। ये सारी चीज़ें, ये 4 की एलिमेंट्स आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के: इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, विजन एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा आपको इस लेक्चर में। डू कमेंट बिलो अगर आपको लेक्चर में मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों को अच्छे से ठान लो। नए नए आइडियाज़ आने चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, चला तो चला, नहीं चला तो रेडी रहो। 3rd विजन होना चाहिए, एंड 4th ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स होनी चाहिए। ऐसी रील्स आती हैं, अभी रिसेंटली मैं देख रही थी कि जैसे यूट्यूब एक डेटिंग साइट की तरह शुरू हुआ था, राइट। यूट्यूब जो है एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड एज अ डेटिंग साइट, लेकिन बाद में क्या हुआ, ठीक है। अब अगर यूट्यूब वाला सोचता अब तो मतलब इन्फॉर्मेशन का पूरा वेबसाइट ही बन गया, तो अगर वो सोचता कि हो मैं नहीं चला पाया, मैं तो बिजनेस बंद कर देता हूँ, तो वो नहीं चीज़ों को कर पाता। तो वो जो एक रिस्क टेकिंग होता है, वो जो एक विजन होता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसे नहीं चला तो आई विल पुट दिस आइडिया, आई विल डू दिस, आई विल, लेकिन चलाना है। तो वो इंटेंट जो एंटरप्रेन्योर में होता है ना, एक एंटरप्रेन्योर में, कि मैंने चला लेना है बिजनेस, ठीक है, वो होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये 4 की एलिमेंट्स आपने जानने ही जानने हैं। अब जो चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, मैंने आपको अभी एक छोटा सा टॉपिक समझाया डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में, इंडिया के बारे में, वही चीज़ यहाँ पर आ गई, वही चीज़ यहाँ पर आ गई। जैसे मैं इंडिया का एग्जाम्पल लेती हूँ, आपने देखा होगा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही ऑलवेज एनकरेजेस पीपल टू ग्रो, ठीक है, वो हमेशा इनकरेज करते हैं। आपने देखा होगा वो यूट्यूबर्स के इवेंट्स कराते हैं, इंस्टाग्रामर्स के इवेंट्स कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो लोगों ने शुरू किया और उन्होंने अपने बड़े बड़े अंपायर्स बना लिए, अपने चैनल्स के साथ बिजनेसेस बना लिए, लोगों को नौकरियां दे दी। तो डेवलपिंग कंट्री में ना एंटरप्रेन्योरशिप का लेवल कुछ और ही होता है, बिकॉज इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। व्हाट आई टोल्ड यू, एक तो देश आगे बढ़ता है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अगर कोई चीज़ बन रही है तो सबके लिए बन रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है। कोई भी नई चीज़ आई, कोई स्टार्टअप आया, कोई ऐप बनाया, तो देशवासियों के लिए तो बन रहा है, तो इकोनॉमी ग्रो हो रही है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ होती है एम्प्लॉयमेंट, विच इज़ कॉल्ड जॉब क्रिएशन, इट इज़ अनलाइक कि भाई हमें तो सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हमें तो नौकरियां नहीं मिल रही। गवर्नमेंट एक पॉइंट के बाद कितनी नौकरियां जनरेट करेगी? तो व्हेन पीपल हैव देयर ओन बिजनेसेस, तो वो खुद ही नौकरियां जनरेट कर देते हैं। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू एनी कास्ट और कम्युनिटी, इट इज़ ओपन फॉर एवरीबडी, राइट। एंड सक्सेस ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स ऑन इमेजिनेशन। आप कितना इमेजिन कर सकते हो, किस हद तक इमेजिन कर सकते हो, आपकी विजन क्या है, आपका 5 ईयर 10 ईयर प्लान क्या है,
आपके इनोवेशन की कैपेसिटी क्या है, आप कितना इनोवेट कर सकते हो, एंड आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज क्या है। कोई भी बिजनेस जब एक डेवलपिंग कंट्री में शुरू होता है, नंबर वन उसकी इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में आप हमेशा देखोगे कि लैक पे चलती हैं वो कंट्रीज़, क्योंकि वो डेवलप्ड नहीं है तो बहुत सारी कमियां होंगी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, चाहे एजुकेशन ले लो, चाहे मतलब कमियां इन द सेंस कि देयर विल ऑलवेज स्पेसेस विच कैन गेट बेटर। तो वहाँ पे आप वो चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, विजन 5 to 10 years का विजन होना बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को 5 साल में वहाँ पे देखते हैं, हम अपनी कंपनी को 10 साल में वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इनोवेशन, इनोवेशन क्या होता है, न्यू आइडियाज़, राइट, न्यू बिजनेसेस, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो होनी चाहिए कि जो मर्जी हो जाए भाई हम रेडी हैं बिजनेस चलाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें, अगर आपको क्वेश्चन आता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में, तो 2-3 बातें याद रखनी है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनमें एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा एम्प्लॉयमेंट के लिए बिजनेस बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे वो भी धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि प्रोफेशनल पेपर है इतने भी सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो मेक श्योर कि कुछ कुछ बातें आप दिमाग में रखो और पॉइंटर्स जो मैंने दे रखे हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, आप सबको पता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, मार्केट, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एंटरप्रेन्योरशिप कब से आने लग गया, लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए, लेबर चाहिए, लोग जो काम करेंगे, कैपिटल चाहिए, पैसा, लैंड इज द प्लेस, ठीक है, और वेयर वी आर वर्किंग, लेबर इज पीपल, राइट, हु विल कम अप एंड वर्क, capital is money raised, right, whatever money we require, that is capital. Market is the place where you'll go and sell the product. Management are like workers, basically labor is like the people who are involved in manufacturing. ठीक है, and further for selling, distribution we need management, and entrepreneurship is also a factor of production. How? Because entrepreneurship is a risk-bearing factor responsible for profit or loss. आप पहले ही डर गए, अरे नहीं 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 ये प्रोडक्ट तो बहुत सस्ता लग रहा है तो बहुत सस्ता बिकेगा, फिर ठीक है तुमने सोच लिया तो सस्ता ही बिकेगा। ठीक है, आपने पहले ही कॉन्फिडेंस रहा, नहीं नहीं इट्स अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट, वील सेल इट एट दिस रेट, और वो उसी पे बिक गया। तो बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, और अगर आप सही तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप कर लेते हो तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। देन अर्ली एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। अच्छा, पुराने ज़माने में क्या होता था, ठीक है, पुराने ज़माने में जो इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप है वो कल्चर से डेवलप हुई है, कस्टम से डेवलप हुई है, ट्रेडिशन से डेवलप हुई है। ठीक है, जैसे मैं छोटी छोटी बातें करूँ, जैसे वो मेहंदी वाली दीदियाँ घर घर जाके मेहंदी लगाती, एक तरीके से वो भी तो एंटरप्रेन्योरशिप ही है ना। ठीक है, अपना, या जो सूट सीती हैं, राइट, या जो मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें जो कल्चर से आई, जो कस्टम से आई, जो ट्रेडिशन से आई, फिर कई लोगों ने जो मिठाई की दुकानें डाली हुई हैं वो सालों सालों से वही दुकानें चलती आ रही है, दैट इज़ और एंटरप्रेन्योरशिप। वो छोटा सा जो एक काम, और कई लोगों ने घरों से काम शुरू किए थे, अचार बेचना, पापड़ बेचना, खाने से रिलेटेड बता रही हूँ, ठीक है, कपड़े बेचना। तो पुराने ज़माने में भी इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप थी, इट वॉज नॉट लाइक फ्लरिशिंग, धीरे धीरे करके वो बढ़ गई। कल्चर ने उसे प्रमोट किया, कस्टम्स ने उसे प्रमोट किया, ट्रेडिशंस ने उसे प्रमोट किया। जैसे एक बाली यात्रा फेस्टिवल होता है कटक में, ठीक है, जो हिस्ट्री बताता है एशियंट इंटरनेशनल ट्रेड की। ठीक है, पहले कैसे ट्रेड होता था, अपना सामान बाहर जाता था, स्पाइसेस जैसे जाते हैं, वो भी तो एंटरप्रेन्योरशिप है, राइट। हाँ, बट ये है कि पहले वो कास्ट सिस्टम और सोशल ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी काम कर सकता है। अगर आप में स्किल है, अगर आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, अगर आप में इनोवेट करने की कैपेसिटी है, तो आप कोई भी काम कर सकते हो, राइट। तो ऑफकोर्स सोशल चेंजेस आए, हम ये कह सकते हैं सारे लोग आगे आए, डिफरेंट कास्ट, सोशल ग्रुप्स के लोग जो है आगे आए, आगे बढ़े, राइट, एंड ग्रेजुअली सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब आप देखो, स्मॉल बिजनेसेस से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे स्मॉल बिजनेस है, ये स्मॉल बिजनेस कहाँ पे आए, इंस्टा पे, इंस्टाग्राम पेजेस बन गए स्मॉल बिजनेसेस के, ठीक है, सर्विसेज भी सेल होने लग गई, ठीक है, पूरी सोसाइटी में एंटरप्रेन्योरशिप एकदम फैल गया, राइट। देन इनोवेशन थ्योरी। अब यहाँ पे ना इकोनॉमिस्ट थे जोसेफ स्कम्पिटर, इन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप एज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, मतलब न्यू इनोवेशंस रिप्लेस ओल्ड मेथड्स एंड इंडस्ट्रीज।
जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ेगी, नए नए आइडियाज आएंगे, नई नई इनोवेशंस होंगी, और जैसे नई नई इनोवेशंस होंगी ऑटोमेटिकली पुराने मेथड्स, पुरानी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी हट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, राइट, बिकॉज इट इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे वर्ड यूज किया है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। जैसे मैंने आपको नोकिया का एग्जाम्पल दिया, नोकिया ने बटनों वाले फोन निकाले थे, ये हटे नहीं नोकिया वाले, लेकिन आज हम कहाँ पे आ गए, हम टच स्क्रीन पे आ गए, ठीक है। तो अगर ये तभी उनको पता चल जाता तो इट वोंट बी हैविंग एनी बिगर इश्यूज, राइट। देन मॉडर्न व्यू ये है कि मॉडर्न व्यू, अब ये देखो जितने भी मैंने पॉइंटर्स बनाए ना, आपको आंसर लिखने में बहुत काम आएंगे। तो ये बुक आपको मिलेगी इफ़ यू टेक आवर बैच फ्रॉम CA पॉइंट, तो ये बुक आपको प्रॉपरली मिलेगी और इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और शॉर्ट नोट्स बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो मैनेजमेंट एक्सपर्ट पीटर ड्रकर ने एक चीज़ बोली थी कि एंटरप्रेन्योर्स सर्च फॉर चेंज। कोई भी इंसान जो है, जैसे ब्लिंकिट आया या इंस्टामार्ट आया, वी पीपल हैड टू गो टू मे बी टू द नियरेस्ट शॉप, और बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अब while I'm recording the lecture it's late like 9:38 p.m. and then I feel मुझे कोई चीज़ की अर्जेंटली ज़रूरत है, I could blink it, राइट। तो वो एक सर्च फॉर चेंज है कि बहुत सारे लोग जो वर्किंग हैं, बहुत सारे लोग जो, जैसे हमारे बच्चों के प्रोजेक्ट है, आधी रात को मैसेज आ जाता है, वी कैन गेट एवरीथिंग ऑन जस्ट अ क्लिक। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो चेंज ढूंढते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को बदल दें, रिस्पॉन्ड टू चेंज, ठीक है। और साथ ही साथ जब भी कोई चीज़ बदलती है, ये उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई पसंद बदलना, इकोनॉमी में प्रेफरेंसेस बदलना, ये उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी आपने देखा होगा वॉर चल रही है, तो LPG नहीं मिल रहा है, तो अब देखो इंडक्शंस को वो प्रमोट करेंगे, वो आगे आगे लेके आएंगे, आप भी ले लो, आप भी ले लो। तो दे रिस्पॉन्ड टू चेंज एंड यूज चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी। वो ये देख रहे हैं कि सारे इंडक्शन हम बेच दें। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। एंटरप्रेन्योर्स ये देखते हैं कि किसी भी चेंज में, किसी भी इवेंट में हमारा फायदा कैसा हो सकता है, वो उस चीज को ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं। एंड यस, कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो कल्चर हमेशा ही एंटरप्रेन्योरशिप को इन्फ्लुएंस करता है। कल्चर जिसमें पैसा कमाना, यू नो, एवरी कल्चर हैज दीज स्पेसिफिक थिंग्स इन देम, यू नो। देर आर कल्चर्स जो पैसा कमाने को बहुत वो करते हैं, जैसे गुजरातीज आप फॉर एग्जाम्पल लोगे, ठीक है, दे आर वेरी मच इनटू बिजनेसेस, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव देयर ओन बिजनेसेस, तो दे हैव देयर ओन काइंड ऑफ थिंग। सो कल्चर इन्फ्लुएंसेस एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सारे कल्चर में दुकान डालना, दुकान खोलना, अपना बिजनेस करना ही अच्छा माना जाता है, राइट। एंड ऑफ कोर्स सोसाइटीज दैट वैल्यू सेल्फ मेड इंडिविजुअल्स एनकरेज मोर एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, जो वैल्यू करते हैं दैट यस दिस पर्सन इज सेल्फ मेड, दिस पर्सन हैज acquired everything on their own, वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करते हैं। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो सोसाइटीज़ जो सेल्फ मेड इंडिविजुअल्स को आगे लेकर के आते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप को और भी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो यहीं तक आज का लेक्चर रखते हैं। आई होप दैट यू एंजॉयड होल टॉपिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और आपको सिंपल लैंग्वेज में भी पता चल गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। सो दिस वाज माय फर्स्ट डेमो लेक्चर। कल फिर मिलेंगे, इसी टॉपिक को आगे ले जाएंगे। कोई भी डाउट हो पुट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और बैच की सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आई विल सी यू टुमारो फॉर अनदर डेमो लेक्चर। टिल देन इसे पढ़ो, इसे रिवाइज करो, और बाकी के डेमो लेक्चर्स भी देखो, एंड डू कंसिडर बाइंग द बैच। बाय बाय, गुड